जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए कक्षाएं अनवरत जारी हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पढ़ चुकी हैं। जो भी बिंदु को पढ़ना चाहते हैं जाके देखें, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो जरूर देखें, उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, याद रखना दोस्तों। तो आइए उसके साथ साथ मैं बात करूँगा हिंदी भाषा का बिंदु आपका चल रहा है विद्यार्थीगण। हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे क्या करना है, वहाँ से प्रश्न आए, उन प्रश्नों से एग्जाम हॉल में मिजाज कैसे पाया जाए। दोस्तों, उन मिजाज को पाने के लिए जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। मेरी ये गारंटी है कि कभी प्रश्न गलत नहीं करोगे। जी हाँ, हिंदी भाषा हमारा बिंदु चल रहा है दोस्तों। आइए हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा आज हम पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति। जी हाँ, आज का जो हमारा बिंदु होगा वो क्या होगा दोस्तों? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, हम कहेंगे कि जो हमारी हिंदी भाषा हुई, ये कैसे, इसको एक व्याकरण के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में व्यवस्थित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज इसी भूमिकाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थीगण, अगर हम आपसे कहें कि आज व्याकरण नहीं होता तो क्या होता, आज हिंदी हमारी नहीं होती, हिंदी ग्रामर नहीं होती तो क्या होती, हम सीधा सा जवाब यही देते कि दोस्त, यदि हिंदी ग्रामर या व्याकरण नहीं होता तो आज हम अच्छे अच्छे ध्वनियों का उच्चारण, अच्छे अच्छे जो शब्दकोश लिखते हैं, याद रखना, यानी शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध शब्दों का प्रयोग, जो शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना हमें सिखाती है, उसी को व्याकरण कहा जाता है। यदि आज व्याकरण नहीं होता दोस्तों, तो हम कोई भी एड्रेस, अपना नाम, कोई भी चीज़ नहीं लिख पाते। तो दोस्तों, हमारे कुछ हिंदी भाषा भाषी के जो मुनि थे, उन्होंने इसको एक ग्रंथ के रूप में, एक विधा के रूप में, एक पुस्तक के रूप में परत दर परत व्यवस्थित किया, और वही आज हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों। अगर हम कुछ वर्ष पीछे चले दोस्तों, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे जो पूर्वज थे, इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, यानी इतने साक्षर नहीं थे। और पीछे चले दोस्तों, यानी करोड़ों वर्ष पहले, बहुत ध्यान से सुना, करोड़ों वर्ष पहले जब इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। क्या दोस्तों? मानव की उत्पत्ति हुई। करोड़ों वर्ष पहले जब इस पृथ्वी पर क्या हुई दोस्तों? मानव की उत्पत्ति हुई। तो इन जो मानव का नाम रखा गया था, ये जो मानव थे दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? आदि मानव कहा जाता था। यानी आदि मानव ही हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव ही हमारे क्या थे दोस्तों? पूर्वज थे। क्यों? क्योंकि इनके शकल सूरत, यानी इनकी बोलने की भाषा शैली सारी कुछ व्यवस्थित ढंग में नहीं थी, विद्यार्थीगण। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते थे? आदि मानव। क्योंकि विद्यार्थीगण, इनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं हुआ करते थे। आज करोड़ों वर्ष पहले जब इन मानव की उत्पत्ति हुई थी, जिनका नाम आदि मानव रखा गया था, जो हमारे पूर्वज थे दोस्तों, कहीं इन्हीं से निकलकर हम भी आए हैं, तो हम इन्हें आदि मानव ना कहकर सम्मानजनक पूर्वक एक शब्द का नाम दिए। क्या? पूर्वज हमारे थे दोस्तों। उस समय इतनी खेती-बाड़ी या खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। हर जगह हैंड पाइप या विद्यार्थीगण पानी पीने के लिए साधन या उपयंत्र उपलब्ध नहीं थे दोस्तों। आइए जरा बात करते हैं, जब इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई करोड़ों वर्ष पहले, और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे इनकी संख्या काफी मात्रा में बढ़ी। इनको भूख लगती थी, प्यास लगती थी। विद्यार्थीगण, भूख को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए भी जंगलों का किनारा कसते थे, जंगलों में रहते थे, फल फूल खाकर। और इसके बाद
शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों का शिकार करके, पक्षियों का शिकार करके अपने पेट का पालन करते थे दोस्तों। जी हाँ, जब इनको प्यास लगती थी तो धीरे धीरे ये नदियों का किनारा कसते थे, यानी नदियों से अपने प्यास को बुझाते थे। प्रिय दोस्तों, जब इनकी संख्या इस पृथ्वी पर बढ़ती गई, तो जब खूब बढ़ गए तो फल फ्रूट्स इतने कहाँ मिलेंगे, क्योंकि इसकी कमी पड़ने लगी जब ज़्यादा लोग हो गए। तो ये जो है हमारे आदि मानव जो पूर्वज थे ना, ये कई गुट में निकल गए। कुछ दक्षिण भारत की तरफ निकले, कुछ उत्तर भारत की तरफ निकले, कुछ दक्षिण भारत, कुछ उत्तर भारत, कुछ मध्य भारत की तरफ निकले। जी हाँ दोस्तों, जब ये कई गुट बनाकर निकल गए तो यहाँ से 3 भाषाएं जन्म लेती हैं। याद रखना, यहाँ से 3 भाषाएं जन्म लेती हैं दोस्तों। और 3 जो भाषाएं होती हैं उनमें से एक होती है आर्य भाषा, एक होती है तुरानी भाषा और एक होती है विद्यार्थीगण सामी भाषा। याद रखना, एक होती है आर्य भाषा, एक होती है तुरानी भाषा, एक होती है सामी भाषा। दोस्तों, जैसे हम कहते हैं, हम हमारे घर परिवार में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जैसे हमारा जन्म कहीं और जिले में हुआ, जिले के किसी राज्य में हुआ। हम किसी कारणवश अपने जिले, अपने राज्य को छोड़ देते हैं, या हम पैसे कमाने के लिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं, अदर राष्ट्र चले जाते हैं, अदर देश में चले जाते हैं, कंट्री में चले जाते हैं, अदर राज्य में चले जाते हैं। मान लीजिए विद्यार्थीगण, आप महाराष्ट्र चले गए, तमिलनाडु चले गए या कहीं चले गए, तो दोस्तों जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी, यदि आप महाराष्ट्र में रहेंगे तो आने वाली जनरेशन जो उत्पन्न होगी वहाँ, वो महाराष्ट्री ही भाषा बोलेगी। आप यूपी से हो, आप यूपी से किसी जिले से हो, वहाँ की लैंग्वेज वो नहीं बच्चा बोलेगा, क्योंकि जहाँ का इन्वायरमेंट जैसे होगा वैसा ही बोलेगा। वही सेम चीज़ें यहाँ हैं। 3 भाषाएं जन्म लेती हैं, आर्य भाषा, पुरानी भाषा और क्या, सामी भाषा। दोस्तों आइए जरा देखते हैं क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ क्या दोस्तों। जब ये गुट बनाकर निकल गए तो हुआ क्या, विद्यार्थीगण, जो हमारे आर्य लोग थे, हुआ क्या विद्यार्थीगण, ये सिंधु नदी का किनारा कसते कसते हमारे इंडिया में प्रवेश किए। विद्यार्थीगण, हिंदी भाषा की उत्पत्ति अलग है, याद रखना, उसका हम एक टेबल बनाएंगे, कैसे हुआ सिंधु से हिंदी, हिंदी से हिंदू कैसे बना, वो सब बताएंगे। तो ये जो आर्य लोग थे विद्यार्थीगण, जो हमारे आर्य लोग थे, और ध्यान सुना, आर्य लोग जो थे ये जो थे विद्यार्थीगण ना, आर्य लोग ये सिंधु नदी का किनारा कसते, ये सिंधु नदी है। ये आर्य लोग जो थे ये सिंधु नदी का किनारा कसते विद्यार्थीगण, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ये पानी बह रहा है, इस सिंधु नदी का किनारा कसते दोस्तों हमारे इंडिया में प्रवेश किए, यानी हमारे भारत में आए। जब आर्य लोग सिंधु नदी का किनारा कसते हमारे इंडिया में प्रवेश किए, भारत में प्रवेश किए, तो सबसे पहले इन्होंने संस्कृत बोलना प्रारंभ किया। इन्होंने क्या बोलना प्रारंभ किया, संस्कृत बोलना प्रारंभ किया। दोस्तों यही आर्य लोग जब इंडिया में सबसे पहले प्रवेश किए तो संस्कृत बोलना प्रारंभ किया, इसीलिए आर्य जननी इसे कहा जाता है। सबसे पहले यही भाषा आई तो आर्य जननी इसे कहा जाता है। आर्य जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को। यानी संस्कृत से लगभग 3000 भाषाएं जन्म लेती हैं, लगभग 3000 भाषाएं जन्म लेती हैं, यहाँ से लगभग 3000 भाषाएं जन्म लेती हैं। और फिर विद्यार्थीगण इसीलिए कहा जाता है भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा, यदि आपके एग्जाम में आए, अब एग्जाम में प्रश्न जैसे आते हैं वैसे बनना शुरू हो गया। भारत की सबसे प्राचीनतम जो भाषा होती है वो कौन होती है दोस्तों, तो याद रखना, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा जो होती है वो क्या होती है, संस्कृत होती है। लेकिन भारत की सबसे पहली प्राचीनतम भाषा वो पाली होती है।
लेकिन भारत की सबसे पहली प्राचीनतम भाषा पाली होती है, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत होती है। दोनों प्रश्नों में अंतर अभी हम आगे बताएंगे। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम बता रहे हैं। जी हाँ, हुआ क्या, आइए अब जरा देखते हैं। प्रिय दोस्तों, हुआ क्या, जब आर्य लोग इंडिया में प्रवेश किए, इन्होंने सबसे पहले संस्कृत बोलना प्रारंभ किया। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे, हमारे पूर्वज थे, इतने साक्षर नहीं हुआ करते थे, इतने अच्छे से पढ़े लिखे नहीं थे। तो दोस्तों हुआ क्या, वो भी वही चीज बोलने लगे, जो सुने वही चीज ये भी बोलने लगे। आपने देखा होगा हिंदी व्याकरण में उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। उनमें से ये भी नाम हुआ करता है देशज, विदेशज और संकर। विदेशज यानी जो बाहर से आए, जो बाहर से लोग आए, भारत में व्यापार करने लगे, वही चीज सुनी सुनाई चीज हमारे यहाँ के लोग भी बोलने लगे, सेम चीज वही है। दोस्तों जब ये संस्कृत बोलना प्रारंभ किए आर्य लोग, वहां से 2 भाषा जन्म लेती है। जब इंडिया में आए आर्य लोग जब हमारे इंडिया में आए, और ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, जब आर्य लोग सिंधु नदी का किनारा कसते कसते हमारे इंडिया में आए तो संस्कृत बोलना प्रारंभ किए। लेकिन संस्कृत से 2 भाषा जन्म लेती है। संस्कृत के आरंभ में 2 भाषाएं जन्म लेती है। एक होती है विद्यार्थीगण वैदिक संस्कृत, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है दोस्तों लौकिक संस्कृत। याद रखना, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक क्या होती है, लौकिक संस्कृत होती है। विद्यार्थीगण जो लौकिक संस्कृत होती है, याद रखना, इसमें महाभारत रामायण, इसमें महाभारत रामायण गीता एवं ग्रंथ वगैरह लिखे गए। महाभारत रामायण गीता एवं ग्रंथ वगैरह लिखे गए। लेकिन जो वैदिक संस्कृत था, आपने रूसेंट वगैरह में पढ़ा होगा, किसी भी जीएस में पढ़ा होगा, जीएस की किताब में, याद रखना, पुराण, उपनिषद, वेद वगैरह लिखा गया, यानी वेद पुराण उपनिषद वगैरह लिखा गया। तो हम हमारे जो पूर्वज थे, इनका उच्चारण बहुत कम कर पाते थे, यानी इस भाषा का प्रयोग बहुत कम कर पाते थे, यानी ये भाषा उनके लिए कठिन प्रतीत होती थी, ये भाषा उनके लिए कठिन प्रतीत होती थी। आज भी विद्यार्थीगण हम सभी लोग पढ़ते हैं, हमें जो सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है, हम उसमें ज़्यादातर हमारे अंक कम आते हैं। लेकिन जो भाषा हमारे लिए सरल होती है, जो सब्जेक्ट हमारे लिए सरल होता है, उस सब्जेक्ट में हमारे अंक अधिकतर ज़्यादा आते हैं। फिर दोस्तों, लेकिन जो महाभारत रामायण गीता ग्रंथ वगैरह था ना, हमारे पूर्वजों के लिए ये भाषा सरल लगी, हमारे पूर्वजों के लिए भाषा सरल लगी। जाहिर सी बात है विद्यार्थीगण, जो चीज़ हमारे जीवन में सरल लगेगी, वही चीज़ व्यक्ति अपनाता है। दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत मनोयोग से सुनोगे तो समझ जाओगे। हम आज कुछ वर्ष पीछे चले दोस्तों, जब हम हाई स्कूल इंटर में होते थे, यानी कक्षा 9वीं में होते थे विद्यार्थीगण, हम हमारे घर परिवार वाले या मुझे खुद सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता था कि हम मैथ लें, यानी साइंस लें या बायो लें। विद्यार्थीगण बच्चा अपनी कंडीशन के अनुसार सब्जेक्ट को चुनता था। जिस बच्चे को मैथ नहीं आते थे, मैथ में उसके नंबर कम आते थे, मैथ ज़्यादातर समझ में नहीं आती थी, वो बच्चा बायो ले लेता था। लेकिन जिसके मैथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, यानी वो साइंस यानी मैथ लेकर चलता था। दोस्तों वही कहानी सेम है, जो हमारे पूर्वज थे उनको पढ़ने में, लिखने में यानी समझने में ये भाषा कठिन प्रतीत हुई, ये चीज़ वो छोड़ दिए, यानी ये भाषा अपने आप को विराम दे देती है, इस भाषा का विकास परत दर परत नहीं होता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, महाभारत रामायण गीता ग्रंथ, ये समझे, उनको समझने में सरल लगा। ये भाषा परत दर परत परिवर्तनशील हुई। दोस्तों ये क्या हुई, परिवर्तनशील हुई। आज उसी के आधार पर हर घर में दोस्तों, अब बात समझ में आई होगी, इसी के आधार पर आज हर घर में महाभारत रामायण या गीता देखा जाता है। आज हर घर में महाभारत गीता या रामायण देखा जाता है, यानी ये चीज़ हमारे पूर्वजों को जल्दी समझ में आया। तो विद्यार्थीगण, जो हमारी लौकिक संस्कृति थी, यहाँ से जो हमारी भाषा जन्म ली, वो याद रखना कौन सी भाषा निकल कर आई,
दोस्तों वो पाली भाषा निकल कर आई। पाली जो भाषा थी विद्यार्थीगण, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जी हाँ, इसके बाद जो भाषा जन्म ली, पाली के बाद दोस्तों जो आई, वो भाषा कौन सी आई? प्राकृत आई। क्या आई दोस्तों? प्राकृत आई। प्राकृत जो थी ये जैन धर्म से संबंधित भाषा थी। जी हाँ, ये जैन धर्म से थी। अब ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो क्या होता है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? आपको याद रखना है। जी हाँ, जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो होता है क्या? त्रिपिटक, अद्यम्न पिटक, सुक्त पिटक, और क्या होता है दोस्तों? विनय पिटक होता है। जीएस में आपको मिलेगा। लेकिन पाली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी, प्राकृत जैन धर्म से संबंधित थी। पाली जो है, पाली भाषा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए थी, प्राकृत भाषा जैन धर्म के अनुयायियों के लिए थी, यानी जो लोग इसमें थे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। इसके बाद भाषा हमारी परिवर्तनशील हुई, तब इसके बाद पाली प्राकृत, इसके बाद क्या आई दोस्तों? अपभ्रंश भाषा आई। क्या आई? अपभ्रंश आई। अपभ्रंश आई दोस्तों, अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। पाली प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप दोस्तों। यही से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण जो भाषा आई इसके बाद ना, इसके बाद क्या आई? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश आई। और फिर दोस्तों यानी पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद क्या आया? सौरसेनी अपभ्रंश आया। और दोस्तों याद रखना, इसी सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसके बाद क्या आई? हिंदी। इसके बाद क्या आई? हिंदी आई। दोस्तों अब आपको ये चीज ये याद रखना है, हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा ये भाषा कैसी इकाई है? तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा कैसी इकाई है? तो भाषा परिवर्तनशील है दोस्तों। भाषा कैसी इकाई है? भाषा कैसी इकाई है? तो भाषा कैसी है? परिवर्तनशील इकाई है। भाषा कैसी संपत्ति है? भाषा अर्जित संपत्ति है दोस्तों। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है दोस्तों। भाषा अर्जित संपत्ति का मतलब ये है विद्यार्थीगण, भाषा को सीखने के लिए हमें किसी शिक्षण संस्थान या किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम इसको घर परिवार में रहकर, समाज में रहकर विद्यार्थीगण सीखते हैं, अर्थात इसको सीखने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। भाषा का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों? तो भाषा का जो स्वरूप है वो कठिन से सरल की तरफ होता है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की तरफ, कठिन से सरल की ओर। भाषा का जो स्वरूप होता है कैसा होता है? कठिन से सरल की ओर। ये देखो, ये भाषा कठिन थी, इसको लोग नहीं समझे, कठिन से कहाँ हम आए? सरल की ओर। बात समझना। अब एक बार इसके साथ लीजिए, फिर और भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जरा देखते हैं। अब आप समझेंगे, परत दर परत समझेंगे। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? मैंने आगे ही बता दिया था, भाषा की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी मानी जाती है? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा। आइए पहला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा जो मानी जाती है दोस्तों, गलत मत करना। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? संस्कृत। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए दोस्तों, भारत की सबसे पहली प्राचीनतम भाषा, कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना, तब उस केस में जवाब देंगे, तब उस केस में लौकिक संस्कृत से पहले क्या निकल कर आई थी? पाली। तब उस केस में हम जवाब क्या देंगे? पाली।
भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा पूछे संस्कृत, भारत की सबसे पहली पूछे प्राचीनतम भाषा कौन थी, तो जवाब देना है पाली। ये दो प्रश्न आपके यहाँ बने। इसके साथ साथ अब हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बता रहे हैं कुछ प्रश्न। जहां तक ज्यादा विद्यार्थीगण हमारे गलत करते हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। आइए जरा देखें। आपसे पूछा जाए दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई? बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न यही है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई? प्रश्न यही है, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो चार ऑप्शन हम यहां बना रहे हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। तो पहला रहेगा विद्यार्थी ऐसे ही, पहला रहेगा दोस्तों, यहां रहेगा सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा रहेगा विद्यार्थीगण यहां पाली। तीसरा रहेगा प्राकृत। चौथा रहेगा यहां अपभ्रंश। देखो यहाँ चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ए बी सी डी। अब यहाँ विद्यार्थीगण बहुत भ्रमित हो जाते हैं, हमारी विषय बहनें उन चीजों को आज गलत, जो अब तक आपके दिमाग में भ्रम था, फैला हुआ था दोस्तों, वो दूर हो जाएगा, अब कभी गलत नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं हर प्रकार से प्रश्न आएगा, कैसे आप मिजाज पाओगे। आपसे पूछे हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई, तो पहले ये प्रोसेस समझो दोस्तों। हमारी भाषा परिवर्तनशील थी, लौकिक संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है, हिंदी भाषा जो भाषा हमारी है परिवर्तनशील है, लेकिन हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? सौरसेनी। हिंदी भाषा दोस्तों ये किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? सौरसेनी। तो याद रखना दोस्तों, इसके बाद हिंदी भाषा इसके बाद किस परिवर्तनशील भाषा के करीब पड़ेगी? अपभ्रंश के। सबसे पहले इसके करीब है, इसके बाद इसके करीब है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, जो पाली और प्राकृत है ना, याद रखना, इससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये जो है हमारे बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सिर्फ था। सभी हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पाली और प्राकृत का प्रयोग नहीं किए। ये सिर्फ और सिर्फ जो जैन धर्म और प्राकृत, ये मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लोग ही इसे प्रयोग करते थे, पाली और प्राकृत का। तो इनसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई। तो विद्यार्थीगण आइए जरा देखते हैं, हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? सौरसेनी। तो विद्यार्थीगण अगर ऑप्शन में सौरसेनी रहे, अपभ्रंश भी रहे, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन में क्या क्लिक करेंगे? सौरसेनी। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, अब ये अगर सौरसेनी ना हो तो याद रखिएगा ऐसे दिया रहता है कोई नहीं, या हम यहाँ दे देते हैं कुछ और दे देती है। तो याद रखना है, अब आपसे पूछिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तब आप याद रखना हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब है? अपभ्रंश। और याद रखिएगा दोस्तों, अपभ्रंश का ही दूसरा नाम क्या होता है? अपभ्रंश का ही दूसरा नाम होता है औभट्ट होता है। अपभ्रंश का ही दूसरा नाम औभट्ट होता है दोस्तों, अभी बताए नहीं, भूल गए। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम औभट्ट होता है, गलती मत करिएगा। तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? अपभ्रंश। आइए अब जरा देखते हैं, चार ऑप्शन फिर बना रहे हैं, ये रहने दे रहे हैं पाली और प्राकृत। दोस्तों अब हम जवाब यहाँ लिख रहे हैं, क्या यहाँ लिख रहे हैं? संस्कृत। जब देखो जो आपके दिमाग में होता है ना, आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं कहीं संस्कृत मिल जाता है, तो आप भी गलत कर देते हो। अब जरा देखो, यहाँ दे रहे हैं संस्कृत, यहाँ दे दिया मैंने संस्कृत, यहाँ दे दिया पाली, यहाँ दे दिया प्राकृत, और इनमें से दे दिया सभी। पूछेगा इनमें से हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, तो तब हम उस केस में क्या करेंगे? संस्कृत।
क्योंकि इसमें ना तो सौसेनी है ना तो अपभ्रंश है, इसको तो कतई मत मानना। याद रखना हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तब हम करेंगे संसद। लेकिन दोस्तों आइए जरा अब देखते हैं, अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अब ऐसे केस मिलेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई। 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा वैदिक संस्कृत, एक मिलेगा लौकिक संस्कृत, एक मिलेगा विद्यार्थी वैदिक संस्कृत, एक मिलेगा लौकिक संस्कृत, एक मिलेगा ऐसे ही प्राकृत, एक मिलेगा पाली। हर कंडीशन के लिए मैंने बताया। दोस्तों अब पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो वैदिक संस्कृत तो अपने आप को विराम दे दी थी, इससे होगा नहीं, इससे होगा नहीं, इससे होगा नहीं, क्योंकि लौकिक संस्कृत से ही निकलकर आई सभी, लौकिक संस्कृत से ही निकलकर आई सभी। तो हम क्या ऑप्शन मारेंगे, लौकिक संस्कृत। दोस्तों क्या मारेंगे, लौकिक संस्कृत मारेंगे इस कंडीशन में। आइए जरा और देखते हैं फिर दोस्तों, और कैसे आएगा प्रश्न, तो कैसे आप इससे मिजाज पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिय दोस्तों। अब यहाँ 4 ऑप्शन फिर हम रख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से रख रहे हैं यहाँ संसद, यहाँ रख रहे हैं विद्यार्थीगण लौकिक संसद, लौकिक संसद, यहाँ रख दे रहे हैं सौसेनी, सौसेनी, यहाँ लिख दे रहे हैं उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पूछेगा हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ। तो विद्यार्थी का देखो हिंदी भाषा किस परिवर्तनशील भाषा के करीब थी, सौसेनी, ये भी मिला। हिंदी भाषा कहाँ से निकली, यहाँ लौकिक संस्कृत की परत दर परत परिवर्तनशील हुई दोस्तों, ये भी हुआ जैसे जैसे आगे मैंने बताया था, संसद से भी हुई थी। तब इस कंडीशन में हम क्या मारेंगे, उपयुक्त सभी। दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सेट हल करते हो, ऐसे ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आते हैं, लेकिन देखते हो तो आप घबराने लगते हो, यार कहीं हम संस्कृत पढ़े थे, कहीं सौसेनी अपभ्रंश पढ़े थे, तो कहीं अपभ्रंश पढ़े थे। दोस्तों घबराना नहीं है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, आप उसी प्रकार जवाब देंगे। दोस्तों यदि मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों का उच्चारण, यदि मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण यदि आपके समझ में ज़्यादातर आ रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी या कोई भी तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा विद्यार्थीगण, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ऑलरेडी भी कुछ पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित कंसेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ी, आप एक बार जाके विजिट करिएगा, चीज़ें मिल जाएंगी आपको, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो दोस्तों आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।